हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सीटेट में 4th चैप्टर करेंगे वायु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर। देखिए, वायु क्या होती है? वायु होती है जो हमारे आसपास जो हवा चल रही है, उसे ही हम वायु बोलते हैं। देखिए, हमारे आसपास हवा की एक पतली चादर होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती, लेकिन ये हमारे चारों तरफ इसने हमें क्या कर रखा, कवर कर रखा है। इसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वायु। और वायु क्या होती है? हमारी गैसों का मिश्रण है। ये क्या सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? सबसे ज़्यादा गैस तो वो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो 78% है जिसका। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ऑर्गन है 0.93%। फिर है हमारी 4th नंबर पर है हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारी 0.03%, और अन्य गैसों में आ जाएगा 0.04%। अन्य गैसें मतलब होता है जैसे हमारे जलवाष्प के कारण धूल मिट्टी, जब आप अगर एकदम से तेज़ रोशनी धूप की आती है तो आप देखते हो छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसे लगता है उड़ती भी चल रही है उसमें, तो वो जलवाष्प होता है। और धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, तो उसी को किस में डाल देते हैं हम? अन्य गैसों में डाल देते हैं। क्वेश्चन कई बार आ जाता है सीटेट में कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिकता किस गैस की है, तो आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन। देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन ज़्यादातर मिट्टी के अंदर पाई जाती है। हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी गैस है, वो पेड़ पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नाइट्रोजन जो होती है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में जो पेड़ों की जड़ों में, ज़्यादातर पेड़ पौधों की जड़ों में कुछ जीव पाए जाते हैं, जीवाणु या कीटाणु वगैरह कुछ पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को लेकर उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे को दे देते हैं। याद रखिएगा, पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। जैसे हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाई लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट गैस के रूप में नहीं लेते। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो जो जीवाणु होते हैं पेड़ पौधों की जड़ों में जो चिपके होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उसकी जड़ों के द्वारा ऊपर पहुंचाते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको बदले में क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं अपने जड़ों के किनारों पर रहने के लिए। तो याद रखिएगा, एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं इसे, कि जो परजीवी होते हैं वो पेड़ पौधों के लिए कुछ करते हैं और पेड़ पौधे उनके लिए कुछ करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है ऑर्गन, चौथे पे हमारी है CO2। देखिए, CO2 और ऑक्सीजन का लेवल लगभग बराबर रहता है हमारे वायुमंडल में। जितना हम CO2, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उतनी ही मात्रा में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ये लगभग क्या रहती है, इनकी मात्रा समान रहती है। तो CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है स्टूडेंट, क्योंकि CO2 क्या करती है, जो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा आती पड़ती है उसका कुछ भाग वो अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर ही रहने देती है। और पृथ्वी इससे क्या होती है, गर्म रहती है। जब ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, जैसे रात के टाइम पर या सर्दियों के टाइम पर, तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती पृथ्वी जितना उसे हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। जब पृथ्वी अब अत्यधिक ऊष्मा बाहर निकालने लग जाए, ज़्यादा तेज़ी से पृथ्वी गर्म होने लग जाती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग। ये ज़्यादातर तब होता है स्टूडेंट, CO2 की अधिकता के कारण तो ऑलरेडी पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में जब हम कोयला वगैरह, रासायनिक पदार्थ जब जलाते हैं, या फिर ज़्यादातर फ्रिज और ये कंप्यूटर, आपके लैपटॉप्स, ये आपका जो AC वगैरह, इनसे क्या निकलती है, एक इनसे गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम ये ज्वलनशील पदार्थ, जब हम रासायनिक पदार्थ जलाते हैं तो उनसे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों ही गैसें क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये क्या कर देती है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और इनके बढ़ने से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं। जो पृथ्वी में क्या, और पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा वहाँ पानी है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम पृथ्वी के पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, अगर हम पृथ्वी के कुछ इस तरह से ये वाले हिस्से में, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब ऊष्मा ऊपर की तरफ जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है ये भी पिघल कर क्या बन जाएंगे, पानी बन जाएंगे। और पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो क्या हो जाएगा, वो छोटा पड़ जाएगा पृथ्वी के जल रूप से। ठीक है, पृथ्वी का आपको पता ही कि 71% तो वैसे ही पानी है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सारे जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जो पानी का लेवल है वो स्तर बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि जितने भी हमारा लैंड वाला एरिया है, महाद्वीप है, उन सबको क्या कर देगा, वो ख़त्म करते हुए चला जाएगा, मतलब उनको ध्वस्त कर देगा। और इसको बोला जाता है प्रलय।
पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी हमारी पृथ्वी। तो इसीलिए इसे बुलाता है ग्लोबल वार्मिंग गैस। स्टूडेंट ये वाला देखिए, वायु का चक्र कहते हैं, सिंपल सा है। जब वायु गर्म होती है तो गर्म वायु धीरे धीरे, गर्म वायु में गुण पाया जाता है कि जैसे ही वो गर्म होती हो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। ये हमारी गर्म वायु थी, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई, ठीक है। ये क्या थी, हमारी गर्म वायु थी। यहाँ पर इसने क्या किया, ऊपर की तरफ हल्की हो जाती है ये, और ये चारों तरफ फैलकर ऊपर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर पहुँच जाती है ऊपर। और जो गर्म वायु की जगह जो खाली जगह बच जाती है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जल्दी से जो ठंडी वायु है वो उसकी जगह ले लेती है। याद रखिएगा, कुछ इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। जब वायु गर्म हो जाती है तो गर्म होकर वो हल्की होकर ऊपर चली जाती है, ऊपर की जगह ले लेती है, तो गर्म वायु ऊपर आ गई। और जो ठंडी वायु में एक उपयोगिता पाई जाती है, जब वायु ठंडी हो जाती है तो भारी हो जाती है, और भारी चीज़ क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। फिर से ठंडी वायु अब धीरे धीरे ऊष्मा लेती है हमारी पृथ्वी के स्थल रूप से धीरे धीरे, तो ये फिर से गर्म होकर ऊपर चली जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो फिर गर्म वायु जब ज़्यादा ही ऊपर जाती है, आपको पता है ग्लेशियर जब ऊंचाई पर जाते हैं भूमध्य रेखा से, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ से गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर जाकर ठंडी होना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ पर ठंडी हुई तो वापस नीचे की तरफ लौटकर नीचे वाले एरिया को कवर कर लेती है, और इसे ही बोला जाता है हमारा वायु चक्र। मतलब इस तरह से कुछ ये वायु चक्र चलता रहता है लगातार। तापमान मतलब टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट में। तापमान का मापन होता है, तापमापी बोला जाता है उसे। तापमान को किस में मापते हैं हम, तापमापी में। और वायु दाब को मापा जाता है वायु दाब मापी में, जिसे बैरोमीटर भी बोला जाता है। वायु दाब को किससे नापते हैं, इसे बैरोमीटर भी बोला जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। वर्षा का मापन होता है हमारा वर्षा मापी में। पवन की दिशा बोलते हैं वात दिग्दर्शी, जो दिशाएं बताता है कि इस तरफ पवन चलेगी या उस तरफ चलेगी। याद रखिएगा, पवनें हमेशा एक निश्चित दिशा या निश्चित स्थान पर चलती हैं या कुछ समय के लिए चलती हैं, जबकि हवा का गमन चारों तरफ लगातार हमेशा वायु चक्र चलता रहता है। यही डिफरेंस है वायु और पवन में, आगे आप पढ़ेंगे। पवन की दिशा बताने के लिए वाक दिग्दर्शी और तापमान की इकाई तो को किस में नापा जाता है, जब डिग्री सेल्सियस में। हम कहते हैं कि आज तापमान बहुत ज़्यादा था, देखिए तापमापी तो है, लेकिन टेम्परेचर कितनी तेज़, कितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर था, कितने डिग्री वो पहुंचा, तो किस में नापते हो, डिग्री सेल्सियस में। तापमान की इकाई क्या होती है हमारी, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस मतलब जब 0 डिग्री होता है तो याद रखिएगा हम किससे नापते हैं, 0 डिग्री पर अगर हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है, और अगर हम पानी को उबालने रखें तो लगभग 100 डिग्री तक जब टेम्परेचर होता है पानी का, तो तब क्या होता है, वो उबलना शुरू होता है। याद रखिएगा, पानी का उबाल कब आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जमता कब है पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और इससे क्या नापते हैं हम, तापमान की इकाई, यानी तापमान का कितना माप हुआ है, कितने ज़्यादा है और कितना कम है वो, ठीक है। अधिकता और कमी किससे पता चलेगी, हमारी डिग्री सेल्सियस। एक और होता है फ़ारेनहाइट से भी हम लोग तापमान का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की संरचना। अब हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम वायुमंडल की अलग अलग परतों से होकर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली अगर हम देखें वायुमंडल की सबसे निचली परत किसको बोला जाता है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है हमारी शोभमंडल। क्या होती है, शोभमंडल। याद रखिएगा, पहली परत है ये। 0 से अगर हम देखें ना पृथ्वी के, यहाँ से लेकर 13 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो शोभमंडल का है। यानी पृथ्वी के स्थल से अगर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलें, ये स्थल रूप है पृथ्वी का, परपटी वाला, ठीक है। परपटी से अगर हम 13 किलोमीटर तक ऊपर तक जाते हैं तो पूरा हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, शोभमंडल। शोभमंडल ऐसा मंडल है जहाँ पर मौसम सहित, मतलब सारे बारिश हो गया, कोहरा छा गया, तूफान आया, जितने भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो सब शोभमंडल में होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी घटनाओं वाला मंडल कौन सा है वायुमंडल का, तो शोभमंडल। एक आपके बुक में दे रखा है ये माउंट एवरेस्ट, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि माउंट एवरेस्ट किस वाले मंडल में है, तो शोभमंडल में। अगर हम शोभमंडल से 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये बीच वाली लेयर को कहते हैं हम समताप मंडल। शोभमंडल के बाद क्या था, समताप, ठीक है। जहाँ पर क्या है, ये है हमारा मौसम
रहित। यहाँ पर कोई आंधी तूफान कुछ नहीं आता, यहाँ बादल नहीं बनते हैं, बादल सिर्फ 13 किलोमीटर तक बनते हैं और वहीं पर ही बारिश कर देते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो कोई बादल नहीं बनेंगे। और यहाँ पर इसीलिए जब बादल कुछ नहीं होते हैं तो क्या होती है, यहाँ पर हवाई जहाज़ बहुत आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। और यहीं पर पृथ्वी, ये जो है हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है कुछ इस तरह से एक लेयर है जिसने पृथ्वी को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, जो सूर्य की बहुत तेज़ी से जो किरणें आती है हमारी पृथ्वी पर, उसमें सूरज की कई तरह की किरणें होती हैं, तो उसमें जो हानिकारक किरणें होती है उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको ये रोक देती है। इसमें रोकने की क्षमता होती है जो हमारी पृथ्वी के बाहर ये लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर हवाई जहाज़ कहाँ है, हमारे समताप मंडल में। अब अगर हम 50 से 80 किलोमीटर तक जाएं तो उसे बोलते हैं हम मध्य मंडल। याद रखिएगा, शोभ, समता और मध्य मंडल देखो बीच में एकदम, देखो 1 2 और ये बिल्कुल बीच का तीसरा मध्य मंडल, फिर 1 2, यानी ऊपर से भी तीसरे नंबर पर और नीचे से भी तीसरे नंबर पर, तो मिडल यानी मध्य मंडल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कई बार आकाश में जब कई तरह की चीज़ें, मैंने कहा ना सब चीज़ें आकाश में गमन कर रही हैं, ठीक है, तो आकाश में क्या होता है, जब कोई भी उल्का पिंड कई बार टूटकर मीटरॉइड्स नीचे की तरफ आते हैं तो पृथ्वी में क्या होती है, ग्रेविटी होती है, वो खींचकर अपनी तरफ ले आती है। तो जब ये मध्य मंडल में पहुंचते हैं ना उल्का पिंड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं उल्का पिंड, जब ये मध्य मंडल में आते हैं तो वायुमंडल के साथ इसका घर्षण होता है और यहीं पर ये जलकर राख हो जाते हैं। 80 किलोमीटर से अगर हम ऊपर तक जाएं तो वो वाली परत कहलाती है वायुमंडल की बाह्य मंडल, और उसी की एक परत, उसी का एक मंडल कौन सा है, आयन मंडल। ये बहुत बार आता है स्टूडेंट्स पेपर में कि आयन मंडल किस मंडल का भाग है, तो याद रखिएगा बाह्य मंडल का एक और भाग क्या है हमारा, आयन मंडल। और 400 किलोमीटर तक से ऊपर तक चले जाएं, लगभग 1600 किलोमीटर तक हम वायुमंडल का वो बताते हैं दायरा। तो 400 किलोमीटर तक से लगभग 1600 किलोमीटर कह सकते हैं या और ऊपर तक क्या है हमारा बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल एकदम पतली लेयर है वायुमंडल की, ठीक है, बहुत ही हल्की लेयर। किससे बनी है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इसमें, सबसे हल्की गैसें होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम तापमान, एक मिनट मिटा, वायु में मौजूद, देखो जो वायुमंडल में मैंने कहा था ना ठंडी और गर्म वायु होती है, ऊपर और नीचे जा रही है, ठीक है, तो जो ठंडक और गर्मी है उसी के परिणाम को क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। मतलब ताप का मान निकालना, कितना गर्मी है या कितनी ठंडक है उसके बारे में बताना क्या होता है तापमान। दिन रात बदलता है और ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है तापमान। जब आप देखते हैं कि सुबह क्या होती है, बहुत गर्मी होती है जब सूरज एकदम सामने होता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज अस्त होता है तो थोड़ा ठंडा शुरू हो जाता है मौसम होना। कैसा हो जाता है, रात का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, तापमान कम मतलब ठंडक शुरू, तापमान ज़्यादा मतलब गर्मी शुरू। ऋतुओं में भी ऐसा होता है, गर्मियों में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में क्या ऐसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि तापमान जो है वो दिन रात और ऋतुओं के अनुसार क्या बदलता रहता है, तो आप लिखोगे बिल्कुल तापमान क्या होता है, रात दिन और ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। अब ये आतपन वाला अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट। सूर्य से आने वाली ऊर्जा या ऊष्मा जब पृथ्वी अपने में वापस रोक लेती है, मैंने आपको बताया था सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी में जो CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कुछ मात्रा उसकी अवशोषित करके पृथ्वी पर ही रहने देती है, बाकी सारी चली जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं, मतलब अपने आप तपना, ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब कुछ इस तरह से है, देखिए पृथ्वी है हमारी, ये है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, धीरे धीरे ऊपर, तो जब आतपन यानी पृथ्वी की भूमध्य रेखा मतलब ये 0 डिग्री, यहाँ पर मैंने बताया भी था कि यहाँ क्या होता है, सूरज का जो ज़्यादातर पूरे साल सूरज बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज की, मकर से 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ से साउथ, तो 0 डिग्री एकदम बीच में है, तो सूरज की सीधी किरणें लगातार पड़ती हैं इस वाली जगह पर, और यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी ही पाई जाती है पूरे साल ये वाली। तो यहाँ जब ये तपती है, आतपन जब पृथ्वी अपने आप अवशोषित कर लेती है कुछ भाग, तो ऑलरेडी पृथ्वी गर्म है, तो यहाँ पर पृथ्वी का सबसे क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब गर्मी, धीरे धीरे जब हवा, मैंने बताया था ना वायु जब ऊपर की तरफ आती है तो ऊपर क्या है, ठंडक,
ठंडी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर पहले हल्की हुई, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, यहाँ पर ठंडी हो गई। तो यहाँ पर कैसा था, मैंने बताया था आपको कि आतपन की मात्रा, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी ताप, ठीक है, तापमान, वायु तो है जो तापमान को आगे और पीछे ले जा रही है, ठीक है। तो जब वायु में मौजूद ताप ऊपर की तरफ जाता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि भूमध्य रेखा पर आतपन की मात्रा क्या सबसे ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम यहाँ पर पोल वाले हिस्से में आ जाते हैं, ये वाला जो हमारा 0 डिग्री, ये वाला है, ठीक है, 90 डिग्री, ये वाला जो है साउथ और नॉर्थ पोल, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे कम होती है आतपन की मात्रा, ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ क्या होती है, घटती भी जाती है। लाइन बिल्कुल सही है। इसके तापमान भी क्या होता है, घटता जाता है। जब आतपन यानी यही धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर तापमान कैसा होता है, बिल्कुल 0 डिग्री या माइनस में भी चला जाता है यहाँ का तापमान, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ बिल्कुल जमी हुई, पानी बिल्कुल जमी अवस्था में होता है और उसी को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं वायुदाब। देखिए वायुदाब वो होता है जब पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसे वायुदाब कहते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने आपको बताया था वायु क्या हमारे चारों तरफ घूम रही है। तो चारों तरफ जब वायु घूमती है तो जो भी चीज़ होती है उस पर वो दबाव डालती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो जब भी हम लोग खड़े रहते हैं कहीं पर भी या कोई भी चीज़ है उस पर वायु का क्या पड़ रहा है, चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों के अंदर भी क्या होता है, विपरीत दबाव पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरी तरफ वायु का दबाव पड़ रहा है तो मैं भी विपरीत दिशा में वायु की तरफ दबाव डाल रही हूँ। तो क्या हो रहा है, इसीलिए मैं सीधी खड़ी हूँ, चारों तरफ से वायु मुझे गिराने की कोशिश तो कर रही है बट मेरे शरीर से भी क्या हो रहा है, विपरीत बल निकल रहा है। तो उसी की वजह से दोनों का बैलेंस हो गया है, वायु का दाब और हमारे शरीर का दाब जब मिलता है तो क्या होता है, एकदम आदमी स्ट्रेट खड़ा हो जाता है या कोई भी चीज़। तो पृथ्वी की सतह पर जब वायु द्वारा दबाव डाला जाता है, दाब लगाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, वायु दाब। अब आप देखेंगे अधिक तापमान वाले स्थान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। मैंने आपको बताया था जब गर्मी होती, जब वायु गर्म हो जाती है तो क्या होती है, हल्की हो जाती है और हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है। तो वहाँ पर कैसा क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब क्षेत्र। दोबारा बता रही हूँ, जब वायु गर्म हो जाती है आतपन के कारण, जब पृथ्वी की सतह पर क्या होती है, वो गर्म होते हैं तो धीरे धीरे गर्म वायु क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है वायुमंडल में, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और जब हल्की होती है तो आराम से ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है नीचे निम्न दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, LP मतलब लो प्रेशर बन जाता है। ज़्यादा जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा, हवा वायु को सीधे ऊपर चलेगी। और जब धीरे धीरे ऊपर जाती है तो ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे जब ऊपर जाती है तो ऊपर ठंडी होना शुरू हो जाती है, ठंडी हवा में तब्दील हो जाती है। तो वहाँ क्या होती है, ये वहाँ पर ये संघनित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर कैसा है, धीरे धीरे जब हम वायु भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, वहाँ पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। तो वहाँ पर वायु को क्या होता है, संघनन में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है वापस आने के लिए। तो ऊपर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। याद रखिएगा, गर्म वाली जगह पर वायु का क्या बनता है, लो प्रेशर, क्योंकि वायु को आराम से वायु ऊपर की तरफ उड़ जाती है, उसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन ठंडे एरिया में जब वायु जाती है तो वहाँ पर वायु क्या होती है, संघनित हो जाती है। ठंडी होने के कारण क्या होती है, टाइट, जैसे कहते हैं ना कि संघनन जटिल हो जाती है, नीचे आना मुश्किल हो जाता है। तो तब वायु को जोर लगाना पड़ता है, हाई प्रेशर। तो इसीलिए वहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। अब देखिए अधिक तापमान वाले स्थान में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है, मैंने आपको बता दिया। और निम्न दाब क्षेत्र जब बनेगा यानी जहाँ पर गर्मी होगी, और जहाँ पर गर्मी होगी तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, मानसून का महीना यानी हमारे क्या आ जाता है, हमारे यहाँ बरसात का महीना शुरू हो जाता है। तो बादल युक्त मौसम यानी जगह जगह कैसे मिलते हैं, क्लाउडी, जगह जगह बारिश का मौसम बन जाता है। और नम मौसम मतलब चिपचिपी गर्मी शुरू हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है, बार बार गर्मी होती है, लो प्रेशर होता है। और इसके विपरीत अगर हम यहाँ पर लिख दें, कम तापमान वाले क्षेत्रों में जब वायु जाती है वहाँ पर तो संघनित हो जाती है। तो वहाँ पर वायु को हाई प्रेशर यानी ज़ोर लगाना पड़ता है नीचे आने के लिए। तो हाई प्रेशर में क्या बनेगा, ठीक है, उच्च दाब वाला क्षेत्र बनेगा। और उच्च दाब क्षेत्र का मौसम कैसा होता है, स्पष्ट, वहाँ पर ना ही क्लाउड्स बनेंगे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ठंडक है, और स्वच्छ आकाश रहेगा।
कई बार जब आप चांद पर जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो क्या करते हैं, वो एक विशेष पोशाक में जाते हैं और उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। वो इसलिए होती है कि देखिए जब चांद पर जाते हैं तो चांद पर क्या है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं वायु वगैरह नहीं है, हवा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हवा वाला कपड़े पहन कर जाते हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि जब अगर हम हवा वाले कपड़े नहीं पहनेंगे चांद पर तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो बल पड़ेगा ना, शरीर में हमारे, मैंने कहा था ना कि विपरीत बल पड़ता है, जो वायु के प्रेशर को करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन आसमान में क्या, जब हम चांद पर जाते हैं तो चांद पर कोई सा भी वायु दाब ना वायु है ही नहीं, तो हमारे शरीर का जो विपरीत बल जोर लगाएगा बाहर की तरफ, तो उससे क्या होगा, हमारी नसें फट सकती हैं। तो इसीलिए चांद पर जब भी जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो क्या पहन कर जाते हैं, एक विशेष पोशाक पहनते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवन। पवन क्या होती है, मैंने आपको बताया उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जब वायु गमन करती है तो उसे ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसे पवन बोला जाता है। याद रखिएगा, वायु मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो तो हवा होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रही, ऊपर से नीचे। जब एक स्थिर, देखिए उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही है, हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर सीधे सीधे चलती है तो वो कहलाती है हमारी पवन, ठीक है। पवनें 3 प्रकार की होती है। एक है हमारी स्थायी पवन, यानी वर्ष भर जो एक निश्चित दिशा में चलती है वो हमारी होती है स्थायी पवनें। ये होती है हमारी पूर्वी व्यापारिक पवन और पश्चिमी व्यापारिक पवन। कुछ इस तरह से जो पृथ्वी का है ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल बीच का 0 डिग्री, तो इसके ऊपर और नीचे पवनें क्या होती है, एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। या तो ये पूर्व की तरफ ही चलती हैं कुछ पवनें और कुछ पश्चिमी की तरफ चलती है, जिन्हें पछुआ पवनें भी बोला जाता है। याद रखिएगा, पवनों का नाम उनकी दिशाओं के आधार पर भी है। नेक्स्ट है हमारा मौसमी पवन। मौसमी मतलब जो ऋतुओं में अपनी दिशा ही बदल दे, मतलब अलग अलग ऋतुएं आती है और उसके हिसाब से क्या होती है, पवनें क्या होती है, अपना मौसम बदल देती है। जैसे पश्चिमी और दक्षिणी पवन भारत में दस्तक देती है मॉनसून के टाइम, और जाते हुए पूर्वी और दक्षिण भाग से पूर्वी और दक्षिणी पवन वापस जाती है। तो विभिन्न ऋतुओं में, यानी ऋतुओं के अनुसार इसने क्या किया, अपनी दिशा बदल दी, उसे क्या बोलते हैं, मौसमी पवन। जैसे मानसूनी पवनें जो हमारे भारत की हैं, मानसूनी पवन जब आई तब दक्षिणी पश्चिमी पवन थी वो, ठीक है, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी पवन थी, और जब गई तो दक्षिणी पूर्वी पवन थी वो। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय, यानी एक छोटे से क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय पर चलती है। ये छोटे से क्षेत्र में या तो पूरे वर्ष में या फिर किसी एक दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें। जैसे स्थल एवं समुद्री समीर, याद रखिएगा कुछ इस तरह से हमारा स्थल है और ये हमारा पानी और ये हमारा स्थल बोल सकते हैं। तो पवनें क्या करती है, एक निश्चित स्थान से चलती हैं। सुबह के समय ये ऐसे आती हैं, ठीक है, स्थल से क्या होती है, ये समीर से स्थल चलती है। ये सुबह क्या करती है, ये पानी से स्थल की तरफ जाती हैं पवनें, हवा ले जाती है पानी को भी ऐसे, ठीक है, और रात को ये स्थल से वापस समीर की तरफ चलती है, समीर। या फिर भारत में जो एक निश्चित समय पर दोपहर के समय क्या चलती है, लू चलती है। कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है, बिल्कुल नमी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो लू भी क्या है, हमारा स्थानीय पवन का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है आर्द्रता। देखिए आर्द्रता मतलब नमी में जब किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या बोला जाता है, आर्द्रता बोला जाता है। चिपचिपी गर्मी, ठीक है, जब हम देखते हैं कि जब गर्मियों में स्पेशली मॉनसून में क्या होता है, जब इतनी ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो जाती है कि वायु में भी क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हम कपड़े भी बाहर टांगते हैं ना तो वो भी नहीं सूखते, क्योंकि वायु में ऑलरेडी क्या है, हवा तो है नहीं, हवा कम है, किसमें, जल वाष्प मतलब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ऑलरेडी वायु में जल है और जल क्या करेगा, गीले कपड़ों को सुखाएगा नहीं, और ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं कपड़े। इसलिए जब जल वाष्प बढ़ जाता है तो उसे बोलता है आर्द्रता, और आर्द्र मौसम में कपड़े कभी भी नहीं सूखते। नेक्स्ट है हमारा 3 तरह की हम वर्षा पढ़ेंगे अब। देखिए चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। कई बार इनकी फ़ोटो भी आती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जब ठंडी वायु और गर्म वायु एक साथ टकराती है तो तब आती है चक्रवाती वर्षा। ज़्यादातर ये हमारे समुद्र तट का जो एरिया है कुछ ऐसे वाला, इस वाले एरिया पर ये आती है। यहाँ पर बार बार गर्म
हवा चलती रहती है, गर्म हवा चलती रहती है, बार बार यहाँ पर टकरा कर ये क्या कर देती है, यहाँ पर बारिश करती रहती है, चक्रवाती तूफान जिसे कहते हैं। तो चक्रवात के साथ क्या आती है, बार बार बारिश तो होती है, तूफान वगैरह भी आता जाता है, और इसलिए ये कहलाती है चक्रवाती वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा होती है जब आर्द्र पवने मतलब चिपचिपी गर्मी, ठीक है, गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, और पास में ही जो पहाड़ होता है, पहाड़ी के इधर से धीरे होते हुए पास में जो पहाड़ होता है उससे से टकराकर उसी पहाड़ पर जब बारिश हो जाती है, वो होती है हमारी पर्वतीय वर्षा। ये लास्ट होती है हमारी संवहनीय, सिंपल जो हमारे यहाँ जो स्थल जो प्लेन एरिया में ये वाली वर्षा पाई जाती है ज़्यादातर। धीरे धीरे क्या होता है, ये वर्षा का चक्र होता है। देखिए जैसे धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे हमारी हवा, जैसे क्या कहते हैं, वायु धीरे धीरे जब गर्म होती है तो ऊपर उठना शुरू करती है। तो गर्मियों में क्या होता है कि जलवाष्प धीरे धीरे क्या होता है, वायु जब उठती है तो जो भी जल होता है उसको भी अपने साथ क्या करती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है हमारा जल, और ऊपर जाकर धीरे धीरे क्या होता है, संघनित होकर क्लाउड्स बन जाते हैं उसमें, और संघन के बाद वर्षा हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, और किस में संघनित हो जाती है, छोटे छोटे बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और उसमें क्या बन जाते हैं, अंदर बूंदें होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी संघनित हो जाती है जब ऊपर जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर ठंडक है। ठीक है, जब ये संघनित हो जाती है, फिर थोड़े टाइम के बाद जब इतनी ज़्यादा संघनन हो जाता है, इतने बड़े हो जाते हैं बादल कि ये फटकर नीचे गिर जाते हैं, मतलब इनका जो पानी होता है वो नीचे गिर जाता है, और उसी को बताता है वर्षण, बारिश होना। ज़्यादातर ऐसी ही बारिश होती है हम लोगों के यहाँ पर। तो वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ, और फिर नीचे क्या गया, वर्षण हुआ, तो वो वाली वर्षा कहलाती है हमारी संवहनीय वर्षा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आज वायु वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया स्टूडेंट, और ये आप अच्छे से करके ही जाइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। और चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।